इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन लॉग प्रोडक्ट अपॉन यहाँ से एमसीक्यू आता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर वो क्या बोलता है, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं चेंज करूँ तो मेरा ई सेल पे क्या फर्क है। ठीक है भाई, हम लोग अभी पहले डिस्कस करेंगे फॉर द रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होगा उसका आंसर हम लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दूं तो मेरा ई सेल क्या करेगा, बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या नो इफेक्ट रहेगा, या कैन नॉट बी। आप लोग सोच लीजिए अपने अपने क्वेश्चन, समझ आया। रिएक्टेंट को डबल किया ऐसे, है ना। मान लीजिए इसकी पहली कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर थी, फिर मैंने 4 मोलर कर दी 2 के बदले, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा आपको क्या लगता है। इस इक्वेशन को देख के वो आप सोच लीजिए, तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, नो इफेक्ट और कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। चलिए ओके, कितने कह रहे हैं इंक्रीज करेगा, अच्छा नहीं सोचा है। चलिए ठीक है, तो हम लोग जरा इसको समझते हैं और बहुत आराम से समझिएगा चीज़, ठीक है। तो बता दो बेटा, नहीं वो समझा के ही समझाऊंगा ना। चलिए देखिए इधर आइए, ध्यान से समझना। अगर मैं इस आर को इंक्रीज कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं इस आर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मुझे बताओ ये वाला जो फ्रैक्शन होगा वो पहले मतलब वो क्या करेगा, छोटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इतना क्लियर, ठीक है। जब आप किसी छोटे नंबर का लॉग लोगे तो वो नंबर और छोटा आएगा या और बड़ा आएगा, और छोटा आएगा। अगर आप लॉग 20 निकालो और लॉग 0.2 निकालो तो 0.2 वाले में लॉग माइनस का आएगा, तो वो और छोटा नंबर आएगा। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब कि और छोटा हो गया, ठीक है। अब जब आप इतने मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जब आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो ऑलरेडी 0 से बहुत छोटा है, तो मुझे बताओ इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर पहले से बड़ा होगा या और छोटा हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इससे माइनस होने वाला नंबर बहुत छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा। तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी, ज्यादा आएगी। अगर 10 में से 3 माइनस करोगे तो 10 में से 7 माइनस करोगे तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 है ना। इससे अगर माइनस होने वाला नंबर अगर छोटा है तो बच्चा ये वैल्यू बड़ी आएगी ना। ई नॉट में ई नॉट तो फिक्स रहेगा ना इक्वेशन के लिए, हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज करी बस। हाँ बोलो, तभी तो सिखा रहा हूँ कि जिन्होंने कहा था कि डबल करने पे इंक्रीज होगा, ये उन सब का जो रॉन्ग हुआ है, सॉरी डिक्रीज वालों का रॉन्ग हुआ होगा, इन्होंने डिक्रीज का मेरा ये लॉजिक था। इतना तो हमको नहीं लगता वैसे, पक्का चढ़नी है, अच्छी बात है। आ जाओ, इतना क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा जो ई सेल होगा वो बढ़ेगा। बात समझ में आई। तो हम लोग सीधे कंक्लूजन लिखेंगे कि मेरा जो ई सेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यस ठीक है। अब क्वेश्चन ये उल्टा ही होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनवर्सली नहीं होगा। अगर रिएक्टेंट का होगा तब भी नॉट ज्यादा होगा। दोनों केस दे देना, मैंने एक बार लिख दिया ना। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तब तो ई सेल बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो ई नॉट से
ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन देखो, मान लो आपको क्वेश्चन दिया है Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Cu प्लस Zn2 प्लस, ठीक है। एमसीक्यू में आता है, बोलता है कि इन चारों में से किसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर ई सेल बढ़ेगा, या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे ई सेल बढ़ेगा। रिएक्टेंट कौन कौन है, Cu2 प्लस और Zn। तो इन दोनों के अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ई सेल बढ़ेगा, समझ में आ गया। और इन दोनों की बढ़ाओगे तो ई सेल, अच्छा अगर इसकी डिक्रीज करी तो ई सेल बढ़ेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये कम करेंगे ये रहा, अगर ये कम करेंगे तो ये बढ़ेगा, बात समझ में आ रही है। और अगले ऑप्शन मैडम वो टॉपिक खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब वो रिएक्शन लिखना वो सब चीजें आप लोग सीख चुके हैं, हम अब इसका हमें कुछ नहीं करना। रिएक्टेंट ये दोनों तो आएंगे, वो ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आएंगे देखिए। चलिए इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। अब अगले ऑप्शंस कैसे आ सकते हैं आपके पास, बाय ऑप्शन नंबर ए बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, by decreasing the concentration of Cu2 plus, by increasing the concentration of Zn2 plus, by decreasing the concentration of Zn2। क्या आप मेरी बात समझ आ चुके हैं, जानेगा इतना, आगे प्रोसीड करें। नहीं अच्छा, ई सेल किसी भी सेल की है ना, तो हमें तो यहाँ पे बस ये देखना है कि मैंने अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा तो इस पे क्या फर्क पड़ रहा है ऐसा, ठीक है। तो डबल करने पे ये बढ़ता है, ये मत कहना डबल करने पे डबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना मेरी बात, डबल करने पे डबल हो जाएगा ये मत, ये नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बढ़ाने पे इंक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है, इंक्रीज पे इंक्रीज, डिक्रीज पे डिक्रीज। कंसंट्रेशन क्या डबल बढ़ाएगी तो ई सेल बढ़ेगा, ई सेल बढ़ेगा, राइट। जरा एक और चीज सीखेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल, एडवांस नहीं है बेसिकली, जस्ट जो आंसर की फटाफट आंसर निकल जाए, अगर कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन को देता है, ठीक है, और वो भी एमसीक्यू में देता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आया, ऑब्वियस आपको सॉल्व करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर एमसीक्यू में आया तो ऑब्वियस अगर आप पूरा मेहनत लगाने बैठोगे तो बहुत टाइम आ जाएगा आपका, ठीक है। पहली चीज तो हम लोग ये सीखेंगे कि जैसे आप जब आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो तो बहुत सारे बच्चों के इलेक्ट्रॉन्स गलत हो जाते हैं, किसी का 2 आता है तो किसी में 2 में किसी का 1 ही रह जाता है, तो वो सब चीजें आप लोग फेस करते हैं, राइट। तो सिंपल सा तरीका देखो देखने का क्या है, आप ना देखो जैसे यहाँ पे Zn है तो Zn से Zn2 प्लस जा रहा है तो कितना चेंज है, 2 का चेंज, और कॉपर से 2 प्लस से कॉपर जा रहा है तो कितने का चेंज है, तो दोनों में ही 2 का चेंज है, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। बात समझ में आई। अच्छा अगर मान लो कि किसी रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है और एक में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना। ऐसे ही अगर मान लो कि एक में 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज है और एक में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, इनकी वैल्यू बोलो 4। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा किसी में 3 का चेंज, हाँ बोल, 4 और 2 है, 2 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा ना, ठीक है। हाँ अच्छा, और किसी में अगर 3 है और किसी में 2 है तो 6। तो आप लॉजिक समझना कर क्या रहे हो एक्चुअली, कि अगर ऑड नंबर्स आ रहे हैं, मतलब कि जो जैसे इवन नहीं आ पा रहा है, तो उसके इसमें 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया आपको 6 आगे से, है ना।
ये मैं सिखा रहा हूँ फॉर द एमसीक्यू। जब आप लोग पूरा रनलेस क्वेश्चन लगाओगे, जब तो सॉल्व करना ही करना है, फिर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। बात समझ में आई? अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, बोलता है मुझे ई से बताओ इस क्वेश्चन का, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट इन योर माइंड रेदर देन पेन, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, आप लोग वैसे वैसे ही सोचना। देन स्टार्ट करते हैं। देखो रिएक्शन मेरे सामने है, एक काम करता हूँ, इसको भी हटाते हैं और यहाँ लिखता हूँ मैं Zn से Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस से Cu, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर। ये क्वेश्चन रिएक्शन मिलेगी। देन तो इलेक्ट्रॉन्स तो आ जाएंगे भाई, दो का चेंज इलेक्ट्रॉन दो आ गए। देन आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप सोचते जाओ, मुझे बताओ जब तुम इसका रिएक्शन लिखोगे तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ कि ये वाली साइड हमेशा रिएक्टेंट में आएगी, ये वाली हमेशा प्रोडक्ट में आएगी। जितने बच्चों को भी रिएक्शन लिखने में दिक्कत होती है ना, वो इससे सीखने में अच्छे से और जाता है। जिनको भी कंफ्यूजन होती है या है ना चीजें आगे पीछे है वो डन है। तो ये हमेशा कहाँ आएगा? रिएक्टेंट में। और ये हमेशा, ये बोलो ये कहाँ पे आएगा हमेशा, और ये हमेशा। इतना तो वही लोग तुम रिएक्शन सोचने की जरूरत नहीं है, कहाँ रिडक्शन का ऑक्सीडेशन चेक दिया। इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें मैंने सिखाई थी कैसे निकालने हैं। देन मुझे बताओ, अब हम सोचेंगे, लिखेंगे नहीं, सोचेंगे। E cell is equal to E naught minus 0.059 upon n log product upon reactant। सबके माइंड में ये चीज चलनी चाहिए, ठीक है, ओके। E cell is equal to 1.10 minus 0.059 upon में 2 log प्रोडक्ट में कौन सा आयन आएगा, जल्दी बोलिए। हाँ, आराम से Zn2 प्लस, है ना। आप हमने लिख दिया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कौन सा आयन है? Zn2 प्लस। Zn2 प्लस अपॉन में Cu2 प्लस। अब मजे की बात समझो, Zn2 प्लस और Cu2 प्लस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कट लॉग 1 0 पूरा 0। आंसर 1.10 E नॉट 1.10। आंसर आपका E नॉट के ही बराबर है। ध्यान रखना, अगर कभी भी दो कॉन्सेंट्रेशन सेम दे देता है तो थोड़ा सा रुक जाना क्वेश्चन में। ये बात समझ में आ रही है? अगर कभी भी आपको दो वैल्यू सेम दे देता है तो 2 मिनट के लिए क्वेश्चन में रुक के देन आप लोग, ठीक है। अगर तुम्हें और भी इसमें भी कहीं नहीं सर हमें तो इससे भी आसान बताओ, अगर तुम्हारी n की वैल्यू दोनों केस में सेम आ रही है, दोनों केस का सेम मतलब तुम समझ रहे हो कि इसमें कोई भी सोशियोमेट्री नहीं आ रही है, तो उस केस में और कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, तो उस केस में तुम्हारा हमेशा ई सेल ई नॉट सेल के बराबर ही आएगा, ऑलवेज 100% हमेशा आएगा। अगर सोशियोमेट्री नहीं हो इसके अंदर, हाँ सिंपल, हाँ और भी इजी ले लो, सोशियोमेट्री है ही नहीं, हमेशा इक्वल आएगा। नहीं कॉन्सेंट्रेशन तो सेम, बात समझ में आई? दो कंडीशन है, सोशियोमेट्री नहीं होनी चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए। आंसर लगा के निकल जाएगा। अब सोशियोमेट्री से कह रहे हो कि पावर में चला जाएगा तो सॉल्व करना अलग आ जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है भाई, ये जैसे हिट एंड ट्रायल आप लोगों को पूरा सिखाना मैंने बता दिया। डायरेक्ट नोट करना है नोट कर लो, अदरवाइज हम लोग आगे क्लियर है भाई आप लोगों को? आया था आपको? इधर खुशी पीछे आपको जी आपको कैसे हुआ? क्या कैसे हो? चलिए अभी हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। मतलब फर्स्ट पार्ट जो है हम लोगों का वो खत्म होता है। अब हमारे पास ना तो ब्लडनेस मिलेगी आपको दोबारा से, ना ही ये रिएक्शंस मिलेगी दोबारा से, मिलेंगी बट डिफरेंट टाइप्स मिलेगी, ये नहीं मिलेगा ना लॉ आएगा। लॉ खत्म हो चुका है, अब अगले चैप्टर में हमारी लॉ से मुलाकात होगी। ठीक है भाई, तो जब तक खेली लॉ को अलविदा कहते हैं और सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे विच इज द कंडक्टेंस। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे कंडक्टेंस, कुछ भी नहीं है।
एक क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, फिक्स एग्जाम में आएगा। कंडक्टेंस का एक क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, फिक्स एग्जाम में आएगा। कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो 9 नंबर के चैप्टर में 5 नंबर फिक्स भेज रहा हूँ, है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने टर्म से, विच इज रेजिस्टेंस। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, सुनता चलिए। हाँ बोलो, बोले ना, मुझे बोलो। हाँ हाँ, कुछ कह रहे थे? सब टॉपिक है, बेसिकली भी यही पढ़ना है। चलिए देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है? आर, ठीक है। रेजिस्टेंस होता क्या है? पढ़ा होगा फिजिक्स में। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना करने की, बेसिकली क्या करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, राइट, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है? आर। मुझे इसमें डेफिनेशन में हमें कुछ नहीं करना, डेफिनेशन हमें नहीं चाहिए केमिस्ट्री का, ठीक है भाई। तो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने फिर भी सही है, ये वाला एक खत्म, और हम आदि की तरह बेवकूफ नहीं बना रहे। अच्छा नंबर तो भेज देते सर आप, तो भेज देते बात ना लगा, मासूम से बना भेज दिया करो। सही क्या है, चलिए ओके। तो ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो गया हमारा आर। एसआई यूनिट क्या होगा इसके अंदर हम लोगों की? आपकी ओम, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि बच्चा जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये चीजें पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो सुन ली होगी तो पता चल गई, ठीक है। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हाँ? अच्छा फॉर्मूला होता है आर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर इनवर्सली टू 1 बाय एरिया, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल बाई ए। अब ओके है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जब हम यहाँ से ये हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आएगा विच इज योर, इसको क्या बोलते हैं? रो। और नाम क्या होता है इसका? रेजिस्टिविटी, ठीक है। फिर रेजिस्टिविटी बोलेंगे 1 मीटर के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इन द केस ऑफ द रेजिस्टेंस हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है? यहाँ से हम लोगों को यूनिट निकालनी है किसकी? रेजिस्टिविटी। कैसे निकालेंगे? रेजिस्टिविटी को छोड़ के बाकी सबको आप इधर ले आए, क्या बचा? R इंटू ए बाई, R इज ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो यूनिट क्या आई? ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। अगर दोनों सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर लिखा सकते हैं। क्या इतना सभी को अच्छे से ठीक है? अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप लोगों से ना ऐसा पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी होती क्या है? अगर तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, ये बात समझ में आ रही है तो वहाँ पे फॉर्मूला मत बोल देता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का मतलब समझ, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की वो वैल्यू है जब हमारा जो लेंथ है ना, वो कितनी होगी? 1 मीटर, और एरिया कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। उस टाइम पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वही रेजिस्टिविटी होगी। ये तो आपने वन वो डिफाइन कर दिया ना, वो क्वेश्चन क्या था? डिफाइन वन रो। हाँ, वन रो। हाँ, तो वही तो बोला कि रेजिस्टिविटी डेफिनेशन तो वही बनी। ये तो आपने ये कर दिया ना कि एक क्या होता है, एक आपने मैथमेटिकली बता दिया था। होता ही वही है। ऐसे नहीं लिख सकते उसकी एबिलिटी, उसको मतलब कितना डिफरेंशिएट कर सकता है, मतलब जैसे कि एक की ज़्यादा होती है, एक की कम होती है। वो देख, मैं तुझे बताता हूँ, एक्चुअली तुम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो फॉर द वायर, बट हम लोग वायर पे नहीं समझेंगे इसे अभी। हम समझेंगे इलेक्ट्रोड के लिए। तो वो भी तो वायर ही होती है। नहीं, वायर नहीं होती। हाँ, मतलब उसका होता है, जिंक का होता है इलेक्ट्रोड, जो ले रखा है ना। थोड़ी देर पढ़ लो, उसके बाद बात
क्या होता है बेटा? कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, सिंबल इज सी। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद एनसीईआरटी में जी दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग सी लेके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ओके आगे चले। चलो तो मुझे बताओ, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का एक दूसरे के ऑपोजिट है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है, और ये भाई साहब जाने देता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1/r? यस, ठीक है। मुझे बताओ तो यूनिट क्या है कंडक्टेंस की? ओम इनवर्स या ओम इनवर्स। अभी चलिए, नहीं ये तो 1/r लिखा है ना बेटा, कंडक्टेंस एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इसको बच्चा ऐसे भी लिख सकते हैं MHO, मतलब इसी को उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं एज अ यूनिट। एंड मोस्ट कॉमन यूनिट जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी दैट इज साइमन। वो वही वाला साइमन। ठीक है, तो ओम इनवर्स एक्चुअल में साइमन को कहा जाता है, मतलब साइमन होता है। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखें। इनका कुछ रिलेशन होता है दोनों का? नहीं, रिलेशन क्या है दोनों, मतलब सेम, मतलब बात समझ में। ध्यान रखना ये क्वेश्चन तुम्हें यूनिट में फंसाएगा, क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन यूनिट में फंसा देगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं मीटर आएगा, कहीं सेंटीमीटर आएगा, कहीं कुछ आएगा। तो ये इसमें अगर तुम फंसोगे तो यूनिट्स में फंसोगे। इसका एक क्वेश्चन हर मतलब लास्ट 3 ईयर से वही सेम क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ रहा है, जो आपके पेपर में आया है। हाँ है तो है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, हाँ लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? ये ओम इनवर्स की जगह हम लोग साइमन यूज करेंगे। इतना क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या है? 1/r। तो मैं क्या लिखूंगा? कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/ρ इनटू L और ऊपर एरिया। यस बोलो, ठीक है। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू, देखो अब ये जो 1/ρ है, 1/ρ एक नया कांस्टेंट आएगा विच इज योर कापा। दिस K इज कॉल्ड कापा, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो अगर रेजिस्टेंस में रो हुआ तो उसका नाम रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस में कापा इज कंडक्टिविटी। देन क्या चीज? 1/ρ जो होता है वो एक नया कांस्टेंट होगा विच इज योर कापा। कापा इज कंडक्टिविटी। क्या इतना सभी को क्लियर है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कंडक्टेंस है इसके मतलब ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। इसमें वो वाली चीज़ें हम लोगों को नहीं पढ़नी है, मैं बार बार वही वो सब चीज़ें फिजिक्स में हमें पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स में पूछिए बस इतना पूछना है। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बोलो, फॉर्मूला क्या आया? कापा इनटू A बाय, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ से जो है आपकी कंडक्टिविटी की यूनिट निकालनी है। तो क्या करूँ? बाकी सबको उठा के इधर लेके चलो। तो कंडक्टेंस इनटू L बाई A इज इक्वल टू, कंडक्टेंस की यूनिट बोलो साइमन। साइमन यूज करके चलेंगे, ध्यान रखना। ऐसा ही है, ऐसा ही तो सारी है, यूज साइमन कर लेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में साइमन ही मिलेगी। ठीक है, तो ज्यादा अपने आप को चौधरी नाम रखते हुए कि ओम इनवर्स आदि है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। MHO कुछ नहीं करना है सर, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा? मीटर अपॉन में मीटर स्क्वायर, क्या आ गई यूनिट? साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर। क्या इतना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है अच्छे से? ठीक है, अब आप लोग इसको लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर इस फॉर्मूले के बाद जो है 2 लाइन छोड़ देना, रेजिस्टिविटी लिखवा दूँ, ठीक है, और उसके बाद पूरा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सर आपने ऐसे वो खराब कर दिया हमारा, लोगों को नहीं होता लेकिन वो भी हाथ में लगता है। वो तो करेंगे, क्या क्वेश्चन है? अच्छा यूनिट कैसे कैसे समझ आ जाएगा? मैंने बोल दिया था एक बार, क्या बोला तुमने? तो समझ नहीं आया। एक बार ही बोलता हूँ ना, अच्छा नहीं था।
नहीं सच्ची लड़ाई झगड़े में आदि 4 लगा ली 2 जब तक लिमिट में हो। चलो देखो बता अच्छा ये रहा तुमको न्यूज़ वाली कौन सी अदालत आपके सेलिब्रिटी को लगता है बोलने के लिए मना करो फिर बोले जाए आपके आपके अदालत लिख लिया क्या नो सर नो सर आज तो लीड करने का हाँ नहीं चलो देखो the resistivity for a substance सर आप बोलिए वाले डेफिनेशन कौन सी यूनिट कह रहा है साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अरे यहाँ पे बोला था ना 2 लाइन छोड़ देना हाँ the resistivity for a substance sorry काटा resistivity is defined as resistivity defined as the resistance resistivity is defined as the resistance of a conductor whose length is 1 centimeter or 1 meter whose length is 1 centimeter or 1 meter and the area of cross section is 1 centimeter square or 1 meter square 1 centimeter square or 1 meter square ठीक है क्या इतना क्लियर है भाई ये फॉर्मूलाज पे डब्बे बनाने में ना पड़ता जी ठीक है
एरिया, द रेशियो ऑफ एल बाई एरिया, मतलब एल बाई जी स्टार का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या आया, एल बाई यूनिट बोलो फटाफट क्या है, मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, कुछ भी आ सकता है, तो यूनिट डालेंगे मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये समझना होगा इसका यूज क्या है, सेल कांस्टेंट को हम लोग किस तरह से कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखो इस तरह से ना हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, बेसिकली ये है वो इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या है, ये तो है एक्चुअली एक ग्लास का कंटेनर है, ठीक है। इसमें आपके जो है एक इनपुट और एक आउटपुट टाइप ऐसे दो बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग पता है जब कंडक्टेंस की बात करते हैं तो पहली चीज आप लोग ये समझ के रखिएगा, मुझे बताओ कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपकी जो कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से होगी, आयंस की, आयंस की, बात समझ में आई। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास KCl है तो क्या ये इलेक्ट्रोलाइट है, बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर में भी देख के आ चुके हैं कि ये टूटेगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है तो K + Cl - आएगा, ठीक है। तो मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है, इससे कंडक्टेंस डेवलप हो, ठीक है। अच्छा क्या केवल आयंस का होना ही क्या कंडक्टेंस का एक मेजर फैक्टर है, तो आंसर है नहीं, ठीक है। नहीं फ्री आयंस तो ठीक है, बात तो वही हो गई, आयंस और फ्री आयंस को लेकर मैं चाह रहा हूँ मूवमेंट ऑफ आयंस। तो अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछता है कि कंडक्टेंस किसकी वजह से है, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। क्या मेरी बात समझ में, ठीक है। लिखेंगे ये वाले पॉइंट आप लिखेंगे, कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस और स्पेसिफिकली मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट था KCl जो मैंने इसके अंदर रखा, ठीक है। इसके अंदर K+ की वैल्यू होगी और Cl- की वैल्यू, देन अपना घूमेगा फिरेगा, यहाँ से वायर वायर होके पूरा वो सिस्टम काम करता रहा, हमें उसकी कोई जरूरत, ठीक है। वो बोलता है कि मैंने ना पहले इसके अंदर KCl भरा और मैंने जो है उसके लिए कंडक्टेंस फाइंड आउट किया, ठीक है भाई, करने कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है मैंने ना इसके अंदर NaCl भरा, फिर MgCl2 भरा और मैंने उसके लिए भी कंडक्टेंस जो है फाइंड आउट कर लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे बात बताओ इन तीनों के लिए क्या एक चीज कॉमन है, क्या लगता है आप लोगों को, इन तीनों के लिए कोई एक चीज कॉमन है और वो क्या है, आपको क्या लगता है, मूवमेंट ऑफ आयन, पहला आंसर, और Cl, और अच्छा Cl लग रहा है, कोई बात नहीं, ये लीजिए Cl वाले को थोड़ा सा बाहर कुछ और कराइए, हाँ सारे इलेक्ट्रोन, अरे पढ़ी इलेक्ट्रोलाइट के लिए यार, हेडिंग में वही लिखवाया है, यस ओके। और कंडक्टेंस सेम कैसे आ सकती है भाई, जिंदगी में ना है, अलग आएगी बच्चा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अलग है ना, नहीं सब कंडक्टेंस देंगे, सबके साथ मूवमेंट ऑफ आयंस होगा, कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी, बात समझ में आ रही है, बट सेम होगी नहीं होगी वो एक अलग चीज है, राइट। इन सारों के लिए या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं इस ही डब्बे में भरूंगा तो ध्यान से देखिए उसके लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो हर एक के लिए सेम है और जो इसका एरिया है वो हर एक के लिए सेम है। ये बात समझ में आ रही है? यही क्वेश्चन था वो आपके एग्जाम में, समीक्षा और आपके पीछे एक कंडक्टेंस का क्वेश्चन आया था ना 0.2 मोलर KCl वाला 4-5 लाइन का, ये क्वेश्चन, हाँ नहीं किया होगा ऑब्वियस है, भी सीखा नहीं है, आपके बाद हो जाएगा, बात समझ में आई क्या इतनी, है ना। और जिनके पेपर नहीं हुए हैं वो तो अच्छे से सीख लेंगे क्योंकि उनके में फिर आने के चांसेस है। चलिए तो ये समझ आया। तो मुझे बताओ अगर आपको बोला गया कि दो कंडीशन
टू एक और नया फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। क्या इतनी चीज समझ आती है? अभी लिखना बात में, ठीक है। अच्छा, और एक और क्या लिख सकते हो बोलो? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा बाय जी स्टार, यस और नो? क्योंकि यहाँ पर ए बाई एल है तो उल्टा करके लिख देंगे तो ये आ गया भाई आपके पास एक और फॉर्मूला, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हुए? दो फॉर्मूले रेजिस्टेंस के थे, 2 3 इसके हो गए, 2 3 इसके हो गए, 7 8 फॉर्मूले तो डिलीट बाय इतना नहीं है। एल बाई ए इज जी स्टार ना, है ना? हाँ, तो ये ए बाई एल है तो इसके उल्टा लिखा हुआ है। क्या इतना सभी को क्लियर है? सेल कांस्टेंट तक पूरा अच्छे से क्लियर? नोट कीजिए।